हेलो गाइस, मैं स्वाति वैष्णव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मोटर व्हीकल एक्ट के हम 3-4 सीरीज ला रहे हैं जिसपे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। टॉट के साथ आपको उसको पढ़ना है और साथ ही हमारे एलएलबी बीएलएलबी के स्टूडेंट्स भी उसको अपने 20 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं टॉट के सिलेबस में ही। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी या त्रुटि विहीन दायित्व हमने देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के संबंध में, यानी कि तृतीय पक्षकार को अगर कोई जोखिम होती है तो उससे संबंधित बीमा के प्रावधान क्या है। तो ये हमको चैप्टर 11 में दिखता है और चैप्टर 11 में बेसिकली सेक्शन 145 से लेके 164 तक दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में तो वो 145 से लेके 160 तक ही दिया हुआ है। 161 से हिट एंड रन मामला आ जाता है, टक्कर मारकर भागने वाली स्थिति जो है वो एक अलग क्वेश्चन बनता है। तो आज हम उसको नहीं देखेंगे, हम अपना फोकस जो है इसी में रखेंगे क्योंकि ये एक फुल क्वेश्चन है 20 नंबर का। तो देखिए, अब अगर हम 146 से स्टार्ट करें तो ये होता है नेसेसिटी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। सेक्शन 145 एक तरीके से डेफिनेशन क्लॉज है, वो डिफाइन करता है कि बीमा करता यानी कि इंश्योरर या थर्ड पार्टी या प्राधिकृत बीमा करता ये सब कौन कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लें 146 का सेंस ये है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि अपनी गाड़ी अगर वो चला रहे हैं पब्लिक प्लेस में, तो लोक मार्ग में पब्लिक प्लेस में वो अपनी गाड़ी तभी चला सकता है जबकि उसकी गाड़ी से रिलेटेड जो है कोई बीमा पॉलिसी जो है हुई हो, इंश्योरेंस हुआ हो उसकी गाड़ी का थर्ड पार्टी रिस्क के लिए। यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, देखिए 2 स्थितियों में आप गाड़ी को यूज कर सकते हैं अपने किसी मतलब फायदे के लिए। एक तो या तो आप खुद उसको चला रहे हैं या फिर उसमें एक यात्री के रूप में बैठे हुए हैं। तो 146 ये क्लियर कर देता है कि अगर आप यात्री के रूप में उस गाड़ी में बैठे हुए हैं या उस गाड़ी में सिर्फ एक हेल्पर की भांति है या वो गाड़ी जो है सरकार की गाड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ी है और वो गाड़ी सरकारी प्रयोजनों के लिए फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इश्यूज यूज की जा रही है, तो उस स्थिति में आपको 146 के तहत को अपनी गाड़ी से संबंधित कोई थर्ड पार्टी रिस्क के लिए इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस गाड़ी को अपने फायदे के लिए पर्सनली इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं और सरकारी गाड़ी अगर बिजनेस पर्पज से यूज की जा रही है तो उन स्थितियों में 146 ये कहता है कि आप अपनी गाड़ी पब्लिक प्लेस में तभी चलाएंगे जबकि उस गाड़ी के लिए आपने कोई इंश्योरेंस करवा लिया हो, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एग्जिस्ट में हो। ठीक है, साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अगर भाई आपकी गाड़ी जो है अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि जिसके द्वारा आप परिवहन में यूज कर रहे हो या तो आप मतलब कि जैसे यात्री गाड़ी को देखिए तो वो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आती है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी गाड़ी कोई खतरनाक या हजार्डस कोई परिसंकट में माल का परिवहन करने के लिए यूज की जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल हो गए, मीथेन गैसेज हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका नेचर ऐसा होता है कि वो एनवायरनमेंट के अगर डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, जैसे कि हवा पानी है या सूर्य का प्रकाश है, उसके संपर्क में आ जाते हैं तो उनकी प्रकृति खतरनाक हो जाती है, वो ज्वलनशील होते हैं, तुरंत उनमें विस्फोट हो जाए तो वो आम लोगों की जो संपत्ति है या उनके जीवन को खतरा पहुंचा सकती है। तो ऐसे चीजों को हम बोल सकते हैं हजार्डस या डेंजरस। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है जिसको आप यूज कर रहे हो उसके संबंध में आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए तो आप वो कराएंगे लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत, यानी कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991 का, उसके तहत आपको अपनी गाड़ी के संबंध में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी जो है ऐसे हजार्डस किस्म के गुड्स को या सामग्री का ट्रांसपोर्ट नहीं करती है तो उस स्थिति में आप 146 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है उस तरीके के सामान्य इंश्योरेंस जो है करवा सकते हैं। ठीक है, अब 147 क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलिसीज एंड लिमिट्स ऑफ लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि दायित्व की अपेक्षाएं या शर्तों के बारे में दिया हुआ है। दायित्व किसके बारे में, मतलब ये जो इंश्योरर है जो बीमा करता है उसके दायित्व के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई भी बीमा पॉलिसी जो है जो मतलब ऐसे सर्टिफिकेट प्राप्त की गई है ऐसे इंश्योरेंस की, तो वो तभी इफेक्टिव होगी, तभी प्रभावशाली होगी जबकि वो प्राधिकृत बीमा करता यानी कि ऑथराइज्ड इंश्योरर के द्वारा जारी की गई हो। ठीक है, सेक्शन 145 में थर्ड पार्टी एंड ऑथराइज्ड इंश्योरर दोनों को डिफाइन किया गया है।
थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, जिसको आप नहीं जान रहे हैं, जो अजनबी है, जो कि अननोन है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में भी हम देखते हैं 2 पार्टीज तो होती हैं। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि हम 152 देखेंगे इसी चैप्टर का, तो वो बात करता है सेटलमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन। यानी कि इंश्योरर का मतलब हुआ बीमा करता, जिसने बीमा किया है, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई भी हो सकता है। और दूसरा जो होता है इंश्योर्ड पर्सन, यानी जिसने अपनी गाड़ी का मतलब किसी प्राधिकृत बीमाकर्ता से बीमा करवाया है, वो होता है बीमाधारी व्यक्ति, उसको हम इंश्योर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्षति हो रही है आपकी गाड़ी चलाने से, तो वो कहलाएगा थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी ही क्लेम करता है अपनी जो क्षति हुई है उसके लिए आपके खिलाफ। तो चूंकि अगर आपने 146 के तहत इंश्योरेंस करवा लिया है अपनी गाड़ी का, ऐसा कोई बीमा पॉलिसी एग्जिस्ट में है आपकी गाड़ी के लिए, तो वहां पे आप अपनी लायबिलिटी से बच जाते हैं। और लायबिलिटी किसके ऊपर चले जाती है? प्राधिकृत बीमाकर्ता यानी कि इंश्योरर के ऊपर। अगर हम बात करें कि प्राधिकृत बीमाकर्ता कौन होता है, तो इसके लिए एक सेक्शन मतलब एक अधिनियम दिया हुआ है 1972 का। ये है सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम। ठीक है, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम यानी कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। तो इसके तहत कोई व्यक्ति अगर भारत में बीमा का व्यवसाय कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसको हम प्राधिकृत बीमाकर्ता बोल सकते हैं। तो 147 का जो लैंग्वेज है वो यही बोलता है कि कोई भी बीमा तभी इफेक्टिव होगा जबकि वो प्राधिकृत बीमाकर्ता के द्वारा इशू किया गया हो, यानी कि जारी किया गया हो। और अगर हम उसकी प्रभाव देखें तो आपको इसको सेक्शन 156 के साथ पढ़ना है, जो कि बताता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि 156 किसके बारे में बता रहे हैं कि बीमा प्रमाण पत्र जो आपके द्वारा प्राप्त किया गया है, किसी मोटर व्हीकल के ओनर के द्वारा या उसके ड्राइवर के द्वारा जो प्राप्त किया गया है ऐसा इंश्योरेंस, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बताया जा रहा है। तो इसको आपको 147 और 156 को एक साथ पढ़ना है। तो यहाँ पे बात यही है कि एक प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जब जारी कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो कि बता रहा है कि इस गाड़ी के संबंध में थर्ड पार्टी रिस्क के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जारी कर दी गई है, तो वहां पे इसका प्रभाव यही होगा कि अगर आपके द्वारा फिर ऐसी गाड़ी चलाई जा रही है, सरकारी मतलब कि परिवहन के दौरान चलाई जा रही है, तो उससे किसी को भी कोई क्षति हो रही है, चाहे आपकी उपेक्षा हो ना हो, चाहे वो 163 के मामले में आ रहा हो या 140 के मामले में आ रहा हो, कैसी भी कंडीशन हो, उन स्थितियों में उस थर्ड पार्टी को ये अधिकार मिल जाता है कि मतलब वो आपके खिलाफ इसके मतलब मुआवजे के लिए बात करे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर 149 जो है बोलता है, देखिए जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट जो है एक लेंथी सब्जेक्ट है और उसके हर सेक्शन को या हर सेक्शन के सब क्लॉज को डिफाइन करना या एक्सप्लेन कर पाना ना तो एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है और ना ही आप उसको एक आंसर शीट में दिखा सकते हो। और वीडियो चूंकि ज्यादा लंबा हो जाता है तो इंटरेस्ट नहीं बना रहता, लास्ट तक नहीं देखते हैं बहुत से लोग, हम उसको एनालिसिस कर लेते हैं, हमको पता चल जाता है कौन कितना देख रहा है। तो इसका आंसर भी हम सारी चीजों को यहाँ पे कवर ना करते हुए कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, उन्हीं को यहाँ पे बता रहे हैं। तो 148 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 147 के बाद सीधा हम 149 को देखते हैं। ये बताता है ड्यूटी ऑफ इंश्योरर्स टू सेटिस्फाई जजमेंट एंड अवार्ड। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी है, जो अन्य तृतीय पक्षकार है, उसके खिलाफ जो जजमेंट या डिक्री हुआ है, आदेश अधिनिर्णय कुछ हुआ है, उसके संबंध में ये जो बीमा करता है इंश्योरर, उसकी क्या ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे इसके बारे में ड्यूटी यही बताया गया है कि भाई चूंकि आपने बीमा पॉलिसी जारी की है गाड़ी के मालिक की, तो गाड़ी के मालिक के द्वारा अब कोई ऐसी कोताही बरती गई जिसके कारण थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को या फिर थर्ड पार्टी की बॉडी को कोई इंजर्ड हुआ है, उसकी डेथ हुई है या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी कुछ हुआ है, ऐसी स्थिति में तो फिर वहां पे क्या देखा जाएगा कि कोई जजमेंट हुआ है तो उसका जो परिपालन है या इन्फोर्समेंट है वैसे ही करवाया जाएगा जैसे कि एक इंश्योरर या बीमा करता जो है जजमेंट डेप्टर हो। ठीक है, तो जजमेंट डेप्टर या निर्णित ऋणी से मतलब यही हुआ कि सीपीसी में जब हम देखते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता जो है उसमें देखिए चूंकि सिविल में मामला है तो दो ही पक्षकार होते हैं, एक तो वादी एक प्रतिवादी।
तो वादी यानी कि प्लेंटिफ ने अगर कोई केस लाया है, वो कोई रिलीफ चाहता है माननीय न्यायालय से डिफेंडेंट या प्रतिवादी के विरुद्ध में, तो वहां पे अगर वादी के पक्ष में फैसला हो रहा है तो वो क्या होता है, डिक्रीधारी यानी कि जजमेंट होल्डर, यानी उसके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है, एक ऐसा अधिकार पत्र है जिसको प्रवर्तन करा के इन्फोर्स करवा के वो अपने अधिकारों की बहाली करवा सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है उसको, ठीक है। और जस्ट उसका जो अगेंस्ट पार्टी है, जिसको हम डिफेंडेंट बोल रहे थे, प्रतिवादी, वो होता है जजमेंट डेप्टर यानी कि निर्णित ऋणी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने उसको लायबल माना है कि वो पहले वाली पार्टी को वो अधिकार प्रदान कर दे जिसको वो अभी तक छीन के बैठा हुआ था। तो उसी तरीके से इस बीमाकर्ता को, इंश्योरर को एक जजमेंट डेप्टर की भांति माना जाता है, यानी ये माना जाता है कि गाड़ी के मालिक के द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा ही उस थर्ड पार्टी को या उस थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए जिम्मेदारी अब आपके ऊपर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से बात ये है। और 149 में ये चीज भी बोली गई है कि भाई देखिए 149 में हम देखें तो आपको 152 के तहत भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि बता रहा है सेटलमेंट बिटवीन इंश्योरर्स एंड इंश्योर्ड पर्सन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है एक इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, यानी कि बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच में जो समझौता हुआ है कि आपके द्वारा सालाना इतनी रकम जो है बीमा पॉलिसी के रूप में जमा की जाएगी, उसके बाद फिर आपकी गाड़ी के द्वारा या आपको कोई ऐसा डैमेज होता है गाड़ी चलाते समय तो आपको हम इतना रुपए जो है क्लेम प्रदान करेंगे। तो ये जो सेटलमेंट इनके बीच हुआ है वो अगर मतलब मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि बीमा जो पॉलिसी मेकर है यानी कि जो इंश्योरर है, मान लीजिए उसको ये अधिकार मिलता है कि इनके बीच का जो सेटलमेंट है वो किसी गलत तरीके से किया गया था जिसको मैं अब वॉइडेबल करा सकता हूँ, यानी कि शून्यकरणी करा सकता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब मेन पर्पस है कि संविदा के दोनों पक्षकार जो है वो फ्री कंसर्न से, स्वतंत्र सहमति से उस संविदा में प्रवेश किए हुए हों, अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट को किए हों, तभी वो वैलिड माना जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए सेक्शन 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत कोई पक्षकार है जिसको मतलब कि उत्पीड़न, कौशन यानी कि और फिर बहुत सारी चीजें, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, असम्यक प्रभाव है, इन सारी बातों के आधार पे अगर किया गया था कॉन्ट्रैक्ट, तो बाद में एक पक्षकार को ये अधिकार होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल या शून्यकरणी करा ले, यानी कि मेरी इच्छा के आधार पे अब इस संविदा को निरस्त किया जा सकता है। मान लीजिए एक इंश्योरर को, बीमाकर्ता को भले से ये अधिकार हो कि वो उस मतलब जो गाड़ी का मालिक है और उसके बीच जो पॉलिसी के संबंध में एग्रीमेंट हुआ था उसको अब वो वाइड करा सकता है, शून्य करा सकता है या फिर वॉइडेबल करा सकता है, शून्यकरणी घोषित करवा सकता है। तो भी यहाँ पे 149 के तहत उसकी ड्यूटी होगी कि थर्ड पार्टी को वो उसका कंपनसेशन जो है प्रदान करे, ठीक है। वो बात की स्थिति है कि भले आप उसको वाइड करवा सकते हैं, वॉइडेबल करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक वैसा एग्रीमेंट है तब तक वहां पे थर्ड पार्टी के लिए आपका जो लायबिलिटी है वो वैसा ही रहेगा, उसको खत्म हुआ नहीं माना जाएगा। साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा 147 में जो है यहाँ पे बात की गई है कि अगर तृतीय पक्षकार ने क्लेम किया है, थर्ड पार्टी ने अगर क्लेम किया है इस चीज के लिए, तो वो मतलब कि 6,000 रुपए तक की अगर मतलब उसकी प्रॉपर्टी को अगर नुकसान हुआ है तो 6,000 रुपए तक का क्लेम करने का हकदार होगा वो, उसको मतलब हक है कि 6,000 रुपए वो कंपनसेशन के रूप में प्राप्त कर सकता है प्रॉपर्टी के संबंध में। और यहाँ पे ये भी बात बोली गई है कि एक इंश्योरर के द्वारा जब वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जिस बीमा पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल का जो स्वामी है वो बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करेगा, एप्लीकेशन करेगा बीमाकर्ता अधिकारी को, जिसको हम इंश्योरर बोल रहे हैं। तो वो इंश्योरर जब तक इशू नहीं कर देता है, जारी नहीं कर देता है सर्टिफिकेट को, तब तक ये माना जाएगा कि भाई ऐसी कोई पॉलिसी अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 147 की बात है, 149 की जो बात है, इसको आपको किनके साथ पढ़ना है कि देखिए 151 के साथ, ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन इज टू इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए मतलब 151 को भी हम साथ में देख रहे हैं, देखिए पूरे सेक्शन को हम साथ में देख रहे हैं। अगर आपको सेक्शन वाइज उसका जो सेंस है नहीं याद हो रहा है तो आप सिर्फ उसकी हेडिंग लिख सकते हैं और साथ में फिर एक समरी जैसा एक ऐसे टाइप भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर शीट में।
तो यहाँ ये भी बोला गया है कि भाई देखिए, जिस सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं 152 में, तो इसकी जानकारी तो है सिर्फ 2 लोगों को ही है। 2 लोग यानी कि जिसने बीमा किया है इंश्योरर, और जिसने बीमा करवाया है इंश्योर्ड पर्सन, प्राधिकृत बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति, इन 2 लोगों को ही पता है कि उनके बीच ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। अब किसी थर्ड पर्सन को तो जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि हमने 147 में बोला कि ऐसी पॉलिसी जो है तभी एग्जिस्ट मानी जाएगी, तभी इफेक्टिव मानी जाएगी जबकि इंश्योरर के द्वारा जारी कर दी गई हो, तो वो वाली चीज जो है 150 में और 151 में जो है लागू नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को नहीं मालूम है कि प्राधिकृत बीमाकर्ता ने वैसा बीमा जारी किया है कि नहीं किया है, तो भी ये माना जाएगा कि भाई भले उसने बीमा प्रमाण पत्र जो है जारी ना किया हो, लेकिन यहाँ पे उस थर्ड पार्टी को कंपनसेशन करने के लिए उसने जो क्लेम किया है उसको फुलफिल करने के लिए आप लायबल माने जाओगे। यानी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो ये मान के चलेगा थर्ड पार्टी कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस है और उस गाड़ी का कोई इंश्योरर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी अगेंस्ट इंश्योरर्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द इंश्योर्ड। तो यहाँ पे जो 150 है उसको आपको साथ में देखना है 154 के। देखिए, आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। साथ में जिन सेक्शंस को मैं एक साथ बता रही हूँ उनको आप वैसे ही देखिए। तो 150 को आपको 154 के साथ पढ़ना है। दोनों में इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा है, और इंसॉल्वेंसी किसकी, दिवालियापन किसके बारे में बात कर रहा है, जो गाड़ी का मालिक है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो बीमाकृत व्यक्ति है जिसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है, उसकी इंसॉल्वेंसी के दिवालियापन की स्थिति में केस जो है चलता ही रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है। और चूंकि इंश्योरेंस इसीलिए करवाया गया था कि जो गाड़ी का मालिक है उसकी लायबिलिटी चले जाए एक इंश्योरर के ऊपर, तो उसी तरीके से 150 की हम बात करें या 154 की हम बात करें तो वहां पे जो कॉज ऑफ एक्शन यानी कि वाद हेतु जो एराइज हो गया है, तो वो ना तो उसके दिवालियेपन पे रुकेगा और ना ही 155 के तहत उसकी मृत्यु पे रुकेगा। ठीक है। तो वो एक बार जो मामला शुरू हो गया है, थर्ड पार्टी ने जो क्लेम किया है गाड़ी से जो डैमेज हुई है उसके लिए, तो वो वैसे ही जारी रहेगा जैसे कि वो व्यक्ति जो है जीवित है। ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप जजमेंट का भी देख लिए, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इंश्योरर का क्या लायबिलिटी है उसको भी देख लिए। तो यहाँ पे हर स्थिति में मुआवजा देने के लिए वो जिम्मेदार रहेगा, क्लेम की जो राशि है उसको प्रदान करने के लिए। अब 157 में अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, तो जैसे चैप्टर 4 में हमने देखा था कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के बारे में वहाँ पे प्रावधान दिया हुआ है, मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो एक गाड़ी अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गई है और उसके बाद वो किसी और पर्सन को हैंड ओवर की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, मतलब विथ ओनरशिप, स्वामित्व का भी अंतरण हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, एक बार जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया है उस गाड़ी के जो ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है, उसको सूचना देनी पड़ती है कि मेरे द्वारा अमुक दिन में इस नंबर की गाड़ी जो है उसको रजिस्टर्ड करवाया गया था, अब आज से मैं इसका ओनरशिप जो है इस पर्सन को XYZ को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो वही वाली चीज यहाँ पे 157 में बोली गई है कि ऐसी गाड़ी का ट्रांसफर अगर आप करवा रहे हो जिसके संबंध में आपने 146 के तहत बीमा पॉलिसी ली थी, तो वहाँ पे जिस पर्सन को अब ट्रांसफर हो गया है उस डेट से, जिस डेट में ट्रांसफर किया गया था उस डेट से उस नए पर्सन को उसका मालिक माना जाएगा, और बीमा पॉलिसी जो है यानी जो इंश्योरर है, चाहे वो कंपनी हो या और कोई हो, तो वो जो है उसके संबंध में अब कार्य करेगी। ठीक है। अब 158 और 159 जो है उनमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन सर्टिफिकेट्स के बारे में बोल रहा है। तो 158 ये बोलता है कि कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस है, वो अगर गाड़ी का जो मतलब चालक है, जो ड्राइवर है, उससे मांग करती है, या 159 के तहत कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर मांग करती है आपसे लाइसेंस की या फिर मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की, या फिर 146 के तहत जो आपने इंश्योरेंस करवाया है उनसे संबंधित मतलब किसी भी दस्तावेज की मांग करती है, तो आपको उसका प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रोडक्शन जो है करना पड़ेगा, आप उससे इनकार नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 160 में भी कोई विशेष चीजें नहीं है, तो जो मुख्यतः बातें हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कोई और क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग अगर होंगे तो आप उसको हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।